हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिज़िक्स क्लास। आई होप आप सब ठीक होंगे। बच्चे, हम यहाँ पे BSc 6 सेमेस्टर का नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं। ठीक है, पेपर मेंशन कर देती हूँ मैं कि हम पेपर 1 कर रहे हैं, एटॉमिक मॉलिक्यूलर एंड लेज़र फिज़िक्स, जिसके अंदर हमने मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा हमने पढ़ लिया था कि क्या होता है, कितने टाइप से हम उसको देख सकते हैं और कौन कौन से रीजन के अंदर होते हैं, हम ये देख लिया था। उसके बाद हमने रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पूरा कंप्लीट बिट कर लिया था लास्ट लेक्चर। और आज हम जो करेंगे वो अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम। ठीक है, एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ आपको कि जो हमारा रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या इन मॉलिक्यूल्स के अंदर रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, तो आप उनको देख के ही बता सको। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए कि जो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो आपका विजिबल कहाँ होगा। ठीक है, कहाँ आप उसको देख सकते हो। तो बेटा, जिन मॉलिक्यूल्स के पास इलेक्ट्रिक डाइपोल प्रेजेंट है जहाँ पे, ठीक है, जिन मॉलिक्यूल्स में जो आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट्स जहाँ जिन मॉलिक्यूल्स के उसमें होता है, आपका वहाँ पे क्या रहेगा, आपका जो रोटेशनल स्पेक्ट्रा है वो आपको वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, लेकिन कहाँ कहाँ पे नॉट विजिबल है, कहाँ कहाँ पे आप नहीं देख सकते रोटेशनल स्पेक्ट्रा को, वो कौन कौन से मॉलिक्यूल है। सबसे पहले जो आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, नॉन पोलर डायटोमिक मॉलिक्यूल है, आप वहाँ पे रोटेशनल स्पेक्ट्रा को नहीं देख सकते। ठीक है, नॉन पोलर डायटोमिक मॉलिक्यूल बेटा कौन से, जैसे आपका H2O2, इस टाइप के मॉलिक्यूल्स जो हैं वहाँ पे रोटेशनल स्पेक्ट्रा इनके अंदर नहीं होगा। ठीक है, सेकेंडली जो आपके सिमेट्रिक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होंगे उनमें भी ये नहीं मिलता। जैसे आप बोल रहे हो CO2, ठीक है, जैसे आपका ऑक्सीजन यहाँ पे, कार्बन यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे, या फिर CH4, आप ये भी बोल सकते हो CH4, इसका भी इस तरीके से बन जाएगा फिगर। तो जो ये सिमेट्रिक आपके जो बनेंगे ना फिगर, जिस टाइप के आपके उसके बनेंगे कंपाउंड मॉलिक्यूल के, तो वो भी आपके रोटेशनल स्पेक्ट्रम जो है वो नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप के आप बोलोगे कि जो नॉन पोलर है, सिमेट्रिक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उस टाइप के आपके जो है रोटेशनल स्पेक्ट्रा विजिबल उन मॉलिक्यूल्स के अंदर नहीं होंगे। ठीक है, अब आप हेडिंग डाल लीजिए अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट टॉपिक इसको यहाँ पे आप ख़त्म कर दीजिए और नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिए वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी, या स्पेक्ट्रोस्कोपी डालो। ठीक है, कुछ भी डाल सकते हैं, मतलब कहाँ पे आप इसको देख रही हो वो बस डाल रहे हो आपको। ठीक है, जैसे रोटेशनल स्पेक्ट्रा है, यहाँ पे वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के बारे में पढ़ना है, तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा कहाँ आएगा, जैसा आपने वहाँ लिखा था कि जो हमारे रोटेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में जो हमारे आते हैं, ठीक है, उसको आपने क्या बोला था कि ये हमारे पास वहाँ जो ट्रांजिशन होंगी वो आपकी रोटेशनल की होंगी, रोटेशनल स्पेक्ट्रा की। तो सिमिलरली आपको वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी की भी क्या बतानी पड़ेगी, डेफिनेशन बतानी पड़ेगी। ठीक है, तो आप वहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए कि आपका वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। ठीक है, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा क्या होगा, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा कहाँ मिलेगा, तो आप लिखिए इट इज एमिशन ऑफ रेडिएशन ड्यू टू transition of molecules between allowed vibrational energy state of molecule।
वैसे तो ये कौन सी निकलेगी, आपके एटम के उसमें होंगी, और एटम क्या करेंगे बेटा, आपके वाइब्रेट करेंगे, और उनके वाइब्रेशन की वजह से जो आपके लेवल्स आएंगे, एनर्जी लेवल, वो उनकी वजह से आते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर एक डायटोमिक मॉलिक्यूल कंसिडर करना पड़ेगा, जिसके आपके दो आपके एटम्स होंगे उसके अंदर, मास 1 मास 2। पहले तो हम ये कह रहे थे कि ये दोनों इस पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग क्या कर रहे हैं, रोटेट करे जा रहे हैं, लेकिन अब हमें ये कहना है कि ये हमारे क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। इसका मतलब एक एटम ये है, एक एटम ये है, M1 और M2, ये क्या कर रहा है बेटा, अपनी एक्सिस के अलोंग यहाँ पे क्या कर रहा है, इसके उसमें इक्विलिब्रियम उसमें मूव करे जा रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर ये वाइब्रेट कर रहा है तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही वाइब्रेट करता जाएगा। मैंने मान लिया कि ये R0 और यहाँ से भी यहाँ तक का कितना हो गया, R0, यहाँ तक कर रहा है। लेकिन बेटा आपको ये चीज़ ध्यान है कि जैसे मैंने इससे यहाँ पे एक ये स्प्रिंग ले ली, ठीक है, इस स्प्रिंग को मैंने क्या कर दिया, यहाँ से स्ट्रेच कर दिया। जैसे मैं इसको स्ट्रेच करके यहाँ तक लेके आऊँगी और ये यहाँ तक लेके आई, तो इसके उस पर एक पर्टिकुलर दूसरा रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, जो इसको यहाँ से स्ट्रेच होने के बाद दोबारा इसको इसी पोजीशन पर लेके आना चाहेगा। ठीक है, तो अगर ये यहाँ तक आ गया और मैंने ये मान लिया M1 से M2 का डिस्टेंस कितना है, R है। ठीक है, तो यानी कि पूरा जो आपका यहाँ पे फोर्स लग रहा है वो इतने डिस्टेंस पे लग रहा है, जो कि कितना हो जाएगा आपका R माइनस में R0, क्योंकि हमें तो इनके बीच का लेना है और ये इधर आ गया तो डिस्टेंस कम हो रहा है, तो टोटल में से इसको घटा देते तो जितना आया वो इसका आ जाएगा यहाँ पे इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो ये क्या करने की कोशिश करेगा, जैसे ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से यहाँ पे आया तो दोबारा यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको यहाँ से यहाँ पे जो लेके आया वो क्या है, इसका रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है इसका मतलब। ठीक है, तो अभी मैंने जितना बताया है एक बार इस चीज़ को लिख लेते हैं। ठीक है, एक बार इस चीज़ को क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो आप इसके लिए क्या करोगे कि आपको एनर्जी लेवल्स बताने हैं, तो वाइब्रेशनल एनर्जी स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम के उसमें होती हैं, वैसे तो ये तो आप एटम्स भी बोल सकते हो, लेकिन कंसीडर तो मॉलिक्यूल ही करना पड़ेगा। तो आप ये लिखिए इसके अंदर कि लेट अस कंसिडर ए डायटोमिक molecule having two atoms of masses M1 and M2 separated by distance R, but actually nuclei doesn't remain at fixed separation। ठीक है, हमने ये कह दिया कि वो हमारे फिक्स सेपरेशन पे नहीं रहते, वो वाइब्रेट अपना करता रहता है। तो वाइब्रेट कर रहा है तो किसी पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहा होगा, और मैंने उस इक्विलिब्रियम पोजीशन को बेटा नाम दे दिया कि कितना है, वो मेरा R0 है। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि लेट द न्यूक्लियाई vibrate about some equilibrium position R0 से, and due to वाइब्रेशन। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाइब्रेशन के ऊपर जो टोटल सेपरेशन होगा इसके अंदर, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक फोर्स, जो रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट कर रहा था, क्योंकि हमें तो दोनों ही मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, एक मॉलिक्यूल से काम कोई ना चलेगा, है ना, तो दोनों के उस पर हमें इसको बताना पड़ेगा। तो आप कहोगे कि ड्यू टू वाइब्रेशन लेट टोटल सेपरेशन R undergoes a change R minus R0।
ठीक है। और इसके उस पर जो हम रिस्टोरिंग फोर्स भी बताएंगे वो इसी के उसमें बताएंगे। अब आपको पता है बेटा, अगर कोई फोर्स लगा रहे हैं तो जो जितना ये डिस्प्लेसमेंट हुआ फोर्स उसी के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वहाँ पे एक कांस्टेंट, क्योंकि जितना ये फोर्स है उतना ही वो रिस्टोर करने के लिए भी फोर्स लगाता है, तो हम रिस्टोरिंग फोर्स से उसको देखते हैं कि कितना आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको उससे बताओगे। तो कंसिडर ए चेंज दिस एज ए रिजल्ट restoring force comes into play which is directly proportional to r minus r naught, ठीक है, जो कि किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपके बेटा, r माइनस आर नॉट के, ठीक है। तो वहाँ से f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, r माइनस आर नॉट के। और अगर खोल लेंगे तो जैसे आपने वहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स की उसमें ये देखा है ना, f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो f इज इक्वल टू माइनस के एक्स, जहाँ पे ये फोर्स कांस्टेंट होता है, ऐसा आपने समझा है ना। तो आप इसको भी क्या करोगे, उसी फॉर्म में लिख दोगे। अगर इसको भी उसी फॉर्म में लिखना चाहोगे तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, f इज इक्वल टू माइनस में के, r माइनस में आर नॉट को। तो अब अपन उस जैसा ही ना बना ले, क्यों इतना बड़ा r माइनस आर नॉट लेके चले, है ना। तो हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि लेट r माइनस आर नॉट इज इक्वल टू x। हमने ये कंसिडर कर लिया। अगर ये x के इक्वल है तो हमारा जो फोर्स है बेटा वो माइनस में के एक्स के ही इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर ये फोर्स है, अब पता है हमें उसकी तो पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी v के फॉर्म को भी हमें फोर्स की फॉर्म में बताना पड़ेगा। और हमारा जो पोटेंशियल v होता है उसको फोर्स की फॉर्म में हम कैसे बता सकते हैं, f इज इक्वल टू माइनस में dv बाई dx से। तो पोटेंशियल एनर्जी जो आपका होगा corresponding to this force B, F is equal to माइनस में dv बाई dx, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेते हैं सेकंड। अभी दोनों ही क्या है बेटा, यहाँ पे फोर्स है, दोनों ही फोर्स है, तो इसका मतलब ये दोनों भी किसके इक्वल हो जाएंगे। ये दोनों को इक्वल करूँगी तो माइनस साइन तो इस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब हमें क्या मिलेगा यहाँ से, dv बाई dx इज इक्वल टू kx, ठीक है। इसके बाद आप इस dx को इधर कर सकते हो, तो dv किसके इक्वल हो जाएगा, kx dx, ठीक है। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड। अब क्या करेंगे बेटा, हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट बोथ साइड। तो बेटा वहाँ पे आपको पोटेंशियल मिल जाएगा v इज इक्वल टू के, तो कांस्टेंट था, x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेट करोगे तो x का इंटीग्रेशन कितना होता है आप सभी को पता है, हाफ ऑफ मतलब एक्स स्क्वायर बाई 2, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स है बेटा, दो एटम्स लेके चल रहे हो, डायटोमिक मॉलिक्यूल्स लेके चल रहे हो, तो इसका मतलब रिड्यूस मास कंसीडर करना पड़ेगा। तो जो रिड्यूस मास है ऑफ सिस्टम वो आपका कितना होगा बेटा, म्यू, जो कि किससे दोगे आप, m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 से, इसी से तो बताएंगे, ठीक है। तो अगर इससे है और अपन इस तरीके से ये चीज़ लेके चल रहे हैं, तो हमने जो हमारा 5th सेमेस्टर था वहाँ पे लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेशन यानी कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का फॉर्म करा था, और हमने ये देखा था कि अगर वहाँ पे इस तरीके से कोई चीज़ अपनी आ जाती है तो हम वहाँ पे स्क्रोडिंजर इक्वेशन को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हमें इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, स्क्रोडिंजर इक्वेशन करना पड़ेगा। और यहाँ पे लिख देती हूँ कि नाउ दिस सिस्टम इज बिहेव्स एज द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन, सिस्टम इज equivalent to simple harmonic oscillation of mass mu। तो अब हमें क्या लगाना है, स्क्रोडिंजर इक्वेशन दिखानी है, ठीक है। तो as we know the Schrodinger equation is कितनी होती है, माइनस एच कट का स्क्वायर बाई 2m करली टू साई बाई करली एक्स का स्क्वायर प्लस में v ऑफ साई इज इक्वल टू e ऑफ साई, ठीक है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एंड ऑल्सो द m इज हेयर रिड्यूस मास, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखो कि जैसे आपने यहाँ पे फर्स्ट सेकंड तो ये दे दी थी, और यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ इक्वेशन है। तो फ्रॉम इक्वेशन third and fourth, equation fifth became what,
माइनस एच कट का स्क्वायर बाय 2 म्यू करली टू साई बाय करली एक्स का स्क्वायर प्लस में हाफ ऑफ के एक्स का स्क्वायर साई इज इक्वल टू ई साई, ठीक है। और अगर ये आ जाता है तो हमने वहाँ पे स्क्रोडिंजर इक्वेशन फॉर द लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेशन देखा था कि जो उसके एनर्जी लेवल्स है वो आपका किस तरीके से E इज इक्वल टू n प्लस हाफ एच न्यू नॉट, n लेना चाहो n ले लो, v लेना चाहो v ले लो, कोई सा भी आप क्वांटम नंबर एसोसिएट कर सकते हो इसके लिए, ठीक है। तो the energy levels of harmonic oscillator are E nu is equal to या EV is equal to V प्लस में हाफ H न्यू नॉट, ठीक है। ये V है, ठीक है, V वेलोसिटी नहीं, क्वांटम नंबर है वाइब्रेशनल का, V है वाइब्रेशनल है, ठीक है। तो V इज वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, ठीक है, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर एंड द वैल्यू ऑफ V कैन बी वेरी फ्रॉम 0, 1, 2 एंड सो ऑन, ठीक है। और न्यू नॉट क्या है आपकी, वेयर न्यू नॉट इज क्लासिकल फ्रीक्वेंसी। न्यू नॉट क्या है बेटा, यहाँ पे आपकी क्लासिकल फ्रीक्वेंसी है। न्यू नॉट क्या है, क्लासिकल फ्रीक्वेंसी। तो अगर मैं ग्राउंड स्टेट के लिए करूँ तो जो मेरी V है वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर वो 0 वाला कंसिडर होगा। तो E0 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इज बेटा हाफ H न्यू नॉट। तो इसका मतलब ये हमारी क्या हो जाएगी, एनर्जी ऑफ द ग्राउंड स्टेट। एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट, ठीक है। ये किसकी एनर्जी होगी, आपकी ग्राउंड स्टेट की हो गई। लेकिन अभी आपने रोटेशनल वाला देखा था तो आपको पता है कि ये एनर्जी निकालने के बाद क्या करते हैं हम, इसकी एक तो सिलेक्शन रूल बताते हैं और इसको एक वेव नंबर की फॉर्म में भी लिखेंगे, ठीक है। तो आप इसके अंदर लिखिए कि सिलेक्शन रूल ट्रांजिशन के लिए क्या रहेंगे, सिलेक्शन रूल फॉर ट्रांजिशन इज डेल न्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है। और जो वेव नंबर रहेगा बेटा वो भी लिखना पड़ेगा ना। वेव नंबर कैसे निकालते हैं, वेव नंबर हम बताओ, कोई बता सकता है, कमेंट बॉक्स में मेरे लिखने से पहले लिख देना, ठीक है। मेरे को ये तो पता है आपके पास लेट जा रही है ये एनर्जी, ये लेक्चर लेट गया हुआ है, लेकिन आप मेरे लिखने से पहले, जब मैं नीचे लिखूँ उससे पहले ही क्या लिख देना, वेव नंबर को कैसे कर रहे हैं वो लिख देना। तो अब मैं बता देती हूँ, आपने लिख तो दिया होगा जैसे हमने रोटेशनल के उसमें लिखा था। तो कैसे लिखा था रोटेशनल के उसमें, हमें एनर्जी को एच न्यू से क्या करना है, डिवाइड करना है। सभी के उसमें लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, जी न्यू इज इक्वल टू, इसको वेव नंबर को जी न्यू से रिप्रेजेंट करें, जहाँ पे वहाँ पे एफ जे से रिप्रेजेंट किया था, सेम वही है। तो ई वी अपॉन में एच सी, तो जस्ट इस वैल्यू को एच सी से डिनोट करेंगे, एच से तो एच कैंसिल हो जाएगा और न्यू ऑसिलेशन यानी कि क्लासिकल फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय सी, और यहाँ कितना हो जाएगा, वी प्लस में हाफ, ठीक है। तो इसको हम और कुछ नहीं, इसको ओमेगा भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी नहीं, ये वेव नंबर की फॉर्म में है, ठीक है। और ये किसके अंदर होगा आपका, पर सेंटीमीटर, क्योंकि इसी से डिवाइड हो रहा है ये, ठीक है। तो ये किस में होगा आपका बेटा, पर सेंटीमीटर के अंदर होगा। तो जो आपका जी न्यू है वो आपका कैसे, जीबी सॉरी, ठीक है, जीबी जो है आपका वेव नंबर जो है उसकी केस में, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर के केस में वो आपका कितना हो जाएगा, डब्ल्यू वी प्लस में हाफ के, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। तो अगर आप 2 लेवल्स यहाँ पे लेके चल रहे हो तब कैसे बताओगे, ठीक है। तो V आपका वाइब्रेशनल आपका जो कि किस में होएगा, पर सेंटीमीटर के केस में, उसके अंदर कैसे बताएंगे, 2 लेवल्स की ट्रांजिशन करवानी पड़ेगी। जैसे वहाँ पे हमने J से किस में ट्रांजिशन करवाई थी, J-1 इसके लोअर वाले से, ठीक है। तो अब हम क्या लेके चलते हैं, V+1 की V से के ऊपर ट्रांजिशन करवा देते हैं, या फिर V की V-1 से करवा दो, ठीक है। तो अभी मैं क्या लेके चल रही हूँ, V+1 से मैंने ट्रांजिशन किस पे करवा दी, GV के ऊपर करवा दी, तो V+1 कर दिया, तो ये 3/2 हो जाएगा। तो W तो मेरे दोनों में से बाहर आ जाएगा, ठीक है। V प्लस में 3/2 माइनस में V माइनस में
हाफ हो जाएगा। v तो कैंसिल, 3/2 माइनस 1/2, 2/2, 2/2 यानी कि 1, तो ये कितना हो जाएगा आपका w। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो अगर ट्रांजिशंस हो रही हैं आपकी एक के ऊपर एक, वो आपका 1 का मल्टीपल रहेगा। ठीक है, 1 का मल्टीपल रहेगा। तो अब हम इसकी ट्रांजिशंस को भी देखेंगे। ठीक है, तो इसकी, और जो आपने ये लिखा है इसको हम क्या बोलते हैं, या तो ये बोल दो या फिर बोलेंगे 0 पॉइंट एनर्जी। इसका मतलब जो हमारी ग्राउंड स्टेट की एनर्जी होगी वो कभी भी हमारी बेटा ज़ीरो नहीं हो सकती है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती है। ठीक है, तो अभी तक तो हमने इसका इतना किया है। अब हमें क्या करना है, इसके लिए इसके लेवल्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ये यहाँ लिखा गया, इसके लिए लेवल्स बना लेते हैं। ठीक है, लेवल्स अगर बनाएंगे तो देखो किस तरीके से बनेंगे। ये हो गया आपका इंटर एटॉमिक डिस्टेंस जो है वो आता जाएगा, यहाँ पे बेटा अपनी एनर्जी आती जाएगी। ठीक है, हमें पता है कि फर्स्ट अगर हम 0 रखते हैं तो 0 के उसके केस के अंदर आता जाएगा, ये इस तरीके से कुछ बनेगा इक्विलिब्रियम के केस के उस पर। ठीक है, ये आपकी कौन सी होगी, आर इक्विलिब्रियम लिख लेना। ठीक है, आर इक्विलिब्रियम। अब आपको अपने लेवल्स देखने हैं यहाँ पे, ये होता जाएगा, यहाँ पे भी लगा देना इस तरीके से, ताकि आप जब लिखो तो अच्छे से पता चल जाए कि कौन सा हो रहा है। ठीक है, तो देखो ये किसके लिए है, v की वैल्यू जब 0 थी 0 पॉइंट एनर्जी, 0 पॉइंट एनर्जी के ऊपर जो आपकी वैल्यू आई थी वो हाफ एच न्यू, या तो उसकी फॉर्म में या फिर आप एच कट ओमेगा की फॉर्म में भी बता सकते हो। क्योंकि देखो बेटा एच कट ओमेगा का मतलब क्या है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ये आपका एच कट की वैल्यू कितनी होती है, h/2π, ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है 2π न्यू। तो 2π से 2π आपका कैंसिल, तो या तो आप इसको एच न्यू की फॉर्म में बोल लो या फिर एच कट ओमेगा की फॉर्म में ले लो, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें। ठीक है, आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हो। ठीक है, अब देखो इसके लिए यहाँ पे इस तरीके से हो गया। फिर आपने क्या ले लिया, न्यू की वैल्यू को, आपकी v की वैल्यू को 1 कर दिया, 1 कर दिया तो कितना हो गया बेटा, ये हाफ 3/2 एच कट ओमेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कर दिया, एक और आपका इंक्रीज कर दिया। ठीक है, मैंने ये सेकंड के ऊपर पहुंचा दिया, सेकंड के ऊपर पहुंचाऊंगी तो ये आपका यहाँ पे इस तरीके से बढ़ता जाएगा ना। ठीक है, तो इस तरीके से ये यहाँ पे आता जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 5/2 एच कट ओमेगा। फिर कितना आ जाएगा 5/2 के बाद 7/2 एच कट ओमेगा। फिर कितना आ जाएगा 9/2 एच कट ओमेगा। तो आप देख पा रहे हो कि जैसे ये आप आगे आगे चलते जा रहे हो तो इनके बीच का सेपरेशन कॉन्स्टेंट है। देखो 3/2 माइनस में हाफ, 3/2 माइनस में हाफ कर रहे हैं 1। ठीक है, 5/2 माइनस 3/2 1। ठीक है, 7/2 माइनस में 5/2 1। तो यानी कि ये क्या है, इक्वी डिस्टेंस के उसमें है, कांस्टेंट सेपरेशन के अंदर है। लेकिन रोटेशनल देखो यहाँ पे ये आपके किस में है, इक्वी डिस्टेंस के ऊपर है, लेकिन रोटेशनल में वो खुद जो आपके लेवल्स इस तरीके से आए थे वो इक्वी डिस्टेंस के ऊपर नहीं थे। इस चीज़ को ध्यान में रखना। ठीक है, अब यहाँ पे आप बेटा कौन सा केस लेके चल रहे हो, आप लेके चल रहे हो कि जो आपके मॉलिक्यूल्स आपके क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, वो आपके कैसे थे, इक्विलिब्रियम उसमें, और हार्मोनिक ऑसिलेटर का केस लेके चले हो, राइट। लेकिन हर चीज़ हमारी हार्मोनिक ऑसिलेटर नहीं होती है। ठीक है, तो जैसे आपने वहाँ पे देखा था रिजिड बॉडी के लिए हमने किया था, रिजिड बॉडी के बाद हमने नॉन रिजिड बॉडी के साथ उसका फैक्टर जो है वो वहाँ पे अटैच कर दिया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी इसी तरीके से होगा। हार्मोनिक ऑसिलेटर ज़रूरी नहीं है कि हर ऑसिलेटर जो ऑसिलेट करेगा, वाइब्रेट करेगा, वो आपका हार्मोनिक ही हो। ठीक है, हमारी कई कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हमारी हार्मोनिक नहीं होती, तो हमें वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए जो एनर्जी लेवल्स आया है उसके साथ हमें एन हार्मोनिक कॉन्स्टेंट को भी क्या करना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा, ताकि वो एन हार्मोनिकसिटी ऑसिलेशन की एनर्जी लेवल को वहाँ पे दे पाए। ठीक है, तो हमें वो भी करना पड़ेगा, और वो हम कब करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो अभी तक आप यहाँ तक कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपना एन हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए भी करेंगे वाइब्रेशन के उसमें। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्टोक्स लॉ वगैरह बस ये रह जाएंगे, हमारी सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।